कल्पना कीजिए बर्फ की एक चादर जो सदियों से हिमालय की गोद में थी, अब उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हाल ही में आईसीआई एमओडी और हिंदुस्तान टाइम्स के 12 मई को नेपाल स्थित याला ग्लेशियर, जिसने सैकड़ों वर्षों तक जल, जीवन और पर्यावरण को संजोया, उसे स्थानीय लोगों द्वारा वहां की परंपरा अनुसार अंतिम विदाई दी गई। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार इसमें नेपाल, भारत, चीन और भूटान के वैज्ञानिक, बौद्ध भिक्षु और स्थानीय समुदाय के सदस्य शामिल हुए। यह सिर्फ ग्लेशियर का अंत नहीं था, यह धरती की चीख थी। आज 5 जून यानी पर्यावरण दिवस है और आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखते हैं कि अपने पर्यावरण में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। जय हिंद। इसके पीछे के कारणों को जानने से पहले पृथ्वी को अनूठा ग्रह होने को समझते हैं। सूर्य जो कि एक तारा है, कि सौरमंडल में 8 से 9 ग्रह हैं, किंतु जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही संभव है। कारण इसका एक विशेष अवस्थिति का होना। हमारी पृथ्वी सूरज से इतनी दूरी पर है जहां तापमान न ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडी। यही गॉल्डीलॉक्स जोन या जीवन का आधार है। हाँ, ज्ञान के गॉल्डीलॉक्स जोन और जीवन उपयोगी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें। पर अब संतुलन बिगड़ रहा है हमारे लालच और लापरवाही के कारण। प्रश्न ये उठता है कि याला हिमानी की समाप्ति का जिम्मेदार कारक क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये हमारे आधुनिक जीवन के दुश्मन बन चुके हैं। वाहनों से निकला धुआं, फैक्ट्रियों की चिमनियों और वनों की कटाई, यही है ग्लोबल वार्मिंग के पीछे के काले सच। वैज्ञानिकों के अनुसार स्वांटे अरहेनियस, जो कि 1996 में इन्होंने बताया कि कार्बन के वजह से तापमान में वृद्धि होती है, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया। और दूसरे वैज्ञानिक चार्ल्स डेविड किलिंग ने मौना लोआ रिकॉर्ड से कार्बन स्तर को नापा, जिससे ये पता चला कि हमारे वातावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ने से जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा है उसको ट्रैप करके, उसको बांध कर बाहर जाने नहीं दिया जाता है कार्बन की मौजूदगी की वजह से। इसलिए कार्बन को जितना हो सके कम से कम वातावरण में छोड़ा जाना चाहिए। आईपीसीसी के अनुसार यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो सन 2100 तक तापमान में 3.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि देखी जा सकती है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि तापमान बढ़ने के पीछे का मुख्य कारण कार्बन उत्सर्जन है। अब जब हम जान गए हैं कि तापमान वृद्धि के पीछे कार्बन है, तो हमने क्या प्रयास किए हैं इसे कम करने के लिए, आइए देखते हैं। 1988 में पहला टोरंटो सम्मेलन किया गया, जिसमें 20% कार्बन की कटौती की सिफारिश की गई। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पहली कानूनी बाध्यता थी, जिसमें 5% कटौती करने की बात कही गई थी 2012 तक। 2015 में पेरिस समझौता हुआ, तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रखने का संकल्प यहाँ पे पारित किया गया। और तब जन्म हुआ कार्बन क्रेडिट का, जहाँ प्रदूषण को कम करने वाला देश दूसरों को बेच सकता है अपने स्वच्छता अंक। इसके बारे में किसी अन्य वीडियो में चर्चा होगी। अब इसके प्रभाव आपके आसपास दिखाई दे रहा होगा। यह सिर्फ तापमान की बात नहीं है, यह जीवन की बात है। ये वैश्विक तापन से ग्लेशियर लुप्त हो रहे हैं, तेजी से पिघलना शुरू हो गया है। जैसे कि याला ग्लेशियर 66% तक पिघल गया है और 2040 तक ये पूरी तरह लुप्त हो जाएगा। वहीं पे 2023 का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन 57.1 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर था, जो कि सबसे अधिकतम अभी तक का रिकॉर्ड किया गया है। सूखा, बाढ़ और तूफान बढ़ रहे हैं। चरम मौसम, समुद्र स्तर और फसल जोखिम जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। जैव विविधता तेजी से नष्ट हो रही है। सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य में हीट वेव, मृत्यु दर और डेंगू मलेरिया का विस्तार तेजी से देखने को मिल रहा है। युद्ध और विस्फोटों से निकलता धुआं भी पर्यावरण का दुश्मन बन रहा है। ऐसा अनुमान है कि 2000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष निकलता है। ये नीचे रिपोर्ट के अनुसार, ये कोई भी बात आपको बिना किसी सोर्स के नहीं बोली जा रही है। यहाँ पे नीचे आप स्लाइड के नीचे देखेंगे तो हर एक चीज़ का सोर्स दिया गया है। अब आइए देखते हैं कि भारत ने जलवायु परिवर्तन के संबंध में कौन से कदम उठाए हैं। भारत का जलवायु पंचामृत प्रतिज्ञा। भारत एक विकासशील देश नहीं, अब एक नेतृत्व करता है। COP26 COP26 ग्लासगो में जो आयोजित किया गया था 2021 में, उसमें प्रधानमंत्री जी ने इसमें पंचामृत योजना की नींव रखी, जिसमें 2070 तक नेट कार्बन जीरो करने का बात कहा गया है। 500 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा से क्या अर्थ है कि ऐसे संसाधन जिसमें कार्बन उत्सर्जन न हो। 1 अरब टन कार्बन कटौती का वादा। 50% बिजली का उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी से किया जाएगा, जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा आदि आते हैं। 45% तक कार्बन की तीव्रता में कमी करने का। इस संकल्पों की चर्चा PIB प्रेस रिलीज में की गई है, आप इसे चेक कर सकते हैं। राष्ट्रीय मिशन भी जारी किया गया है, जिसको नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। सौर ऊर्जा दक्षता, जल इत्यादि पर अलग अलग कई सारे कदम उठाने की संकल्प जारी किए गए हैं। अब हम आते हैं याला ग्लेशियर का जो अंतिम संस्कार हुआ था। ग्लेशियर को हिंदी में हिमानी कहा जाता है। तो 12 मई 2025 को लांगटांग घाटी नेपाल में लगभग इसका 66% क्षेत्रफल कम हो गया है। 784 मीटर
ये अपनी जगह से पीछे हट चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर में छापा गया है, आप देख सकते हैं। वैज्ञानिक मूल्य, हिंदुकुश हिमालय का सबसे अधिक अध्ययन किया गया ये ग्लेशियर है। समारोह में 12 मई 2025 को 200 से अधिक प्रतिभागियों की उपस्थिति थी, जहां पे ये अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ पे एक संदेश भी जारी किया गया जो कि ग्रेनाइट की पट्टिकाओं पर लेखकों द्वारा जलवायु चेतावनी का संदेश है। धार्मिक विधि से बौद्ध भिक्षुओं ने पिघले जल से इसका अंतिम संस्कार किया गया। ये हिंदुस्तान टाइम्स में भी छपा था। हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र वैश्विक औसत से दोगुना अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। इसका अर्थ है कि जहां वैश्विक तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, उस तापमान की वृद्धि से दोगुने तेजी से ये क्षेत्र बढ़ रहा है। संकट की स्थिति बनी हुई है। हिमनद पिघलाव से करोड़ों लोगों के जल की आपूर्ति खतरे में है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हर साल 273 गीगाटन बर्फ गायब हो रही है। भविष्यवाणी ऐसा किया गया है कि याला ग्लेशियर 2040 तक पूरी तरह से समाप्त हो सकता है और एक चेतावनी है कि वैश्विक जो कार्बन उत्सर्जन है उसको तुरंत घटाना आवश्यक है। इसके उपाय के तौर पर बेहतर निगरानी प्रणाली, पर्वतीय समुदायों के लिए समर्थन करना, ये सारे उपायों की भी चर्चा की गई है। संयुक्त राष्ट्र की 2023 की रिपोर्ट कहती है 57.1 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया गया है। यह इतिहास का सबसे खतरनाक स्तर है। आइए इसके समाधानों को देखते हैं। समाधान बहुत आसान है, आप सभी जानते हैं। पेड़ों को पालना, जंगलों की रक्षा करना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाना जिससे अधिक से अधिक पेड़ उग सकें। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सार्वजनिक परिवहन और पुराने जो गाड़ियां जिनसे कार्बन उत्सर्जन अधिक होता है, ऐसी गाड़ियों को हटा देना। नई तकनीक जिसमें कार्बन उत्सर्जन कम हो, जैसे लिथियम आयन को निकालने में काफ़ी ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है और ये हर एक देशों के पास उपलब्धता भी नहीं है। ऐसे आसान बैटरियों को बनाना नई तकनीक के जरिए, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो। ऊर्जा के अन्य विकल्पों जिसमें सौर, पवन, जल और हाइड्रोजन ऊर्जा शामिल किया जाना चाहिए। लिथियम आयन बैटरियों का विकल्प अभी मैंने बताया। रिसर्च में ग्रीन इनोवेशन करने की आवश्यकता है। जैसे आप एग्जांपल एलईडी बल्ब को ले सकते हैं। एलईडी बल्ब जो बहुत कम ऊर्जा पे पर्याप्त प्रकाश देता है और इसमें ऊर्जा बहुत कम खर्च होती है। यूएन टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म, स्वच्छ तकनीक ट्रांसफ़र की बात की जा रही है। इसका अर्थ यह है कि जो देश विकसित हो चुके हैं उन्होंने अपने प्रयोगों में बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर लिया है, तो अपनी तकनीकों को दूसरे देशों जो विकासशील हैं उनको तकनीक स्थानांतरण किया जाए, जिससे कि वो जो विकासशील देश हैं उन प्रयोगों को कम से कम करना पड़े, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो। हाँ, यहाँ पे महत्वपूर्ण एक और बात आती है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए विश्व को शांति बरतने की आवश्यकता है। कारण है कि सैन्य डिकार्बनाइजेशन या वैश्विक शांति का प्रयास। इसके पीछे क्या है कि जो विस्फोटक सामग्रियां और चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं सैन्य गतिविधियों में, उनसे कार्बन उत्सर्जन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है देश का हर एक नागरिक जागरूक हो, ऊर्जा और स्मार्ट जीवन शैली को अपनाए। जब तक हर एक व्यक्ति को कार्बन उत्सर्जन के प्रति जागरूकता नहीं होगा, तब तक कार्बन को कम करना बहुत मुश्किल प्रतीत होता है। अंत में निष्कर्ष, एक राष्ट्र एक संकल्प, यह केवल सरकारों का काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। हर बल्ब, हर वाहन, हर पेड़ एक फैसला है भविष्य का। भारत को चाहिए हर नागरिक का साथ, ताकि हम अपनी धरती को आने वाली पीढ़ियों को संजो सकें। चलिए आज संकल्प लें, प्रकृति को बचाने का, देश को स्वच्छ बनाने का। यहाँ पे विज्ञान द्वारा स्पष्ट बताया गया है कि अब कार्यवाही करने का समय आ गया है। ये अलग अलग सालों में अलग अलग मसौदे तैयार किए गए हैं। याला ग्लेशियर की जो विदाई हुई, यह एक चेतावनी के तौर पे देखा जा सकता है। कह सकते हैं कि पिघलती बर्फ हमारा पिघलता भविष्य है। सरकार, उद्योग, नागरिक सब मिलकर कार्बन के नेट जीरो का रोड मैप तैयार करें और उसे तेज़ी से लागू करें। ये सारी बातें आप नीचे फुट नोट में देख सकते हैं, सब वैलिड सोर्स से ली गई हैं। इस सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। कोई प्रश्न हो मन में तो कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बिल्कुल मुफ्त है और इससे आपको आने वाले वीडियोज़ की जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।